Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. मैं हूं नादिया खान, मेरे साथ जुहेब हसन जी। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? मंडे को बड़ी एनर्जी के साथ हम लोग आपके सामने, और हमने मंडे को हम कोशिश ये करते हैं, जैसे बात भी हमारी हो रही थी कि जरा सा अच्छे और लाइटर मूड में शुक्र बात है। अभी सर्दियां आ गई, सबसे लाइट बात तो ये लाइट और करंट का साथ का मतलब साथ है। और सर्दियां आ गई हैं, पता चल रहा है क्योंकि करंट लगने शुरू हो गए। गाड़ी का दरवाजा बंद कर रहे हो, करंट लग रहा है। करंट को कैसे इस्तेमाल किया जाए कि अपनी बिजली बचा के और ये एक मुफ्त की बिजली हासिल की जाए? इसको मैं सोलर के साथ कनेक्ट कर दो, कुछ ना कुछ करो। कुछ लोग हैं मेरे जैसे, इनको बहुत शदीद करंट लगता है। मुझे भी लगता है बिल्कुल। और ये कि खासतौर पे सोफे से उठे, आप जा रहे होते हैं, कहीं किसी को टच किया, दरवाजा खोला, तो मैं तो ऐसे करती हूँ। इस करंट को चैनलाइज कैसे करना है, मैं ये सोच रहा होता हूँ कि इस्तेमाल करें। सर्दियों में मुफ्त बिजली होनी चाहिए। हाँ, मेरे साथ कोई मोटर वोटर लगा दे कोई तो काम हो, पानी चढ़ा लें उससे, हैं जी, कोई ब्लेंडर बन जाए, कोई मतलब रोटी वोटी बन जाए इलेक्ट्रिक चूल्हे पे, कुछ तो इसको चैनलाइज योर राइट करना पड़ेगा। हाँ जी, मेरे को पंखा ही चल जाए यार, हीटर कुछ तो इलेक्ट्रिक हीटर चल रहा है साथ कनेक्ट करके। अच्छा, मुझे बताया, आप चालान का मुझसे क्यों पूछ रही थी कि चालान का तो आपका हो गया क्या? अल्लाह का शुक्र अभी तक तो नहीं हुआ। नहीं हुआ? जी हाँ, हम माफ तो नहीं करा लिया आपने? जैसे ही बेल बजती है ना, मुझे लगता है आ गया चालान आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह पता चलता है नहीं है, फैसल का कोई पैकेट ही होता है। नहीं, आप 60 से ऊपर चला रही हैं क्या आजकल? मुझे ये बता दें, मैं जरा नहीं पता। वैसे सुकून है रोड्स पे, आप देख रहे हैं तो देयर इज सुकून ऑन कराची रोड्स के। लोग इतने जो है, जिस तरह पहले वायलेशन करते थे ऑन द रोड लॉज की, अब वैसा नहीं है, तमीज से तरीके से लोग चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो खैर, हमें बताना है टॉप स्टोरी से पहले वो बात करें जो हम दोनों ने ऑब्जर्व की और बड़ा अजीब सा लगा, ऑकवर्ड लगा, सबसे ज्यादा। हाँ, थोड़ा सा लाइट स्टार्ट लिया, उसके बाद ये कि शदीद एक डिस्टर्बिंग डिसअपॉइंटिंग खबर। और क्यों ऐसा होता है कि हमारे आर्टिस्ट की तरफ से हमेशा जो है ना, हमें ऐसा झटका लग जाता है कभी कभी कि बस हैरान हो जाते हैं। क्यों? जब हम कहते हैं कि एम्बेसडर्स हैं, हमारे मुल्क का सॉफ्ट इमेज देते हैं, मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये फिर क्या कभी के बात कर देते हैं कि अपने लोगों को ही हर्ट कर देते हैं। फॉर व्हाट? इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग, व्यूज। और हम किसकी बात कर रहे हैं? तला अंजुम की वहाँ बात करें। पाकिस्तानी सिंगर है और एक कॉन्सर्ट में वो थे। और देखिए, बात ये है कि कॉन्सर्ट में थे, और किसी भी मुल्क का झंडा हो, उसकी ताजीम अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर किसी मुल्क का झंडा है, मैं तो इस बात पे बिलीव ही नहीं करता कि किसी मुल्क के झंडे की बेतौकीरी की जाए। लेकिन देखिए, ऑन द अदर हैंड, अगर आपको किसी ने दे भी दिया, चले मार्जिन दे देता, जरा फुटेज अगर हम दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते? जी नहीं, बिल्कुल दिखाना चाहिए। डिटेल में बात करेंगे तो हमारे रैप स्टार, हमारे यूथ के आइकॉन, आइडियल तला अंजुम, जिनसे कितने आपके मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज एंड अराउंड द वर्ल्ड लोग इंस्पायर्ड हैं, शदीद डिसअपॉइंट किया उन्होंने पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे एक होस्टाइल नेशन, हमारा एनिमी, उसका झंडा उन्होंने न सिर्फ उठाया बल्कि अपने पीछे भी उन्होंने वो झंडा लगाया और उसको ज़ाहिर उससे रिप्रेजेंट किया। तो ये जरा बुरा लगा, ऑकवर्ड लगा। किसी और मुल्क का होता तो ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, डिसरिस्पेक्टफुल। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में नेपाल का फ्लैग समझ में आता है, आपको पाकिस्तान का फ्लैग उठाना चाहिए था। ये आपने क्या किया? किसी भी मुल्क का जो आपका दुश्मन ना हो। हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे पड़ा हुआ है भारत इस वक्त, हमारे वजूद के पीछे पड़ा, हमारा वजूद खटकता है उसको, तो आपको जरा एहतियात करनी चाहिए ना। वो ऐसे मुल्क का वो झंडा है। खैर नहीं, इस पे हमने डिटेल में बात की है। बात अभी शुरू है तला, ये खत्म नहीं होगी। और जितने मिलियंस ऑफ फैंस आप गेन करना चाह रहे हैं, उससे ज्यादा आप लूज कर चुके हैं। जी, तो ये इस पे हम मजीद भी हम बात करते रहेंगे। अच्छा, आज के शो में हमने कुछ डिस्कस करना है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो स्टेटमेंट है, उन्होंने भारत से मुतालिक भी और अफगानिस्तान से मुतालिक भी बात की है। और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम इस दौरे पर थे और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, सदर मुमलिकत से मुलाकात की। ऐवान सदर में एक बड़ी पुरवकार तकरीब हुई, उसमें निशान पाकिस्तान से उनको नवाजा गया, फिर शूटिंग रेंज भी उनको ले जाया गया। तो ये बहुत ज़्यादा इस दौरे की बात हो रही है कि पाकिस्तान के बायलैटरल ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। आर्मी चीफ की स्टेटमेंट से मुतालिक भी आपको बताएंगे आज के शो में कि उन्होंने क्या कहा है जज्बा ईमानी से मुतालिक और सारी बातें। फिर हम बात करेंगे 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसमें आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जा चुका है। जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे
और उन्होंने कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है। कॉज लिस्ट क्या होती है? कॉज लिस्ट ये होती है कि जो केसेस लगे हुए हैं वो केसेस के बारे में पता चलता है कि भाई ये केसेस सुने जाएंगे। अच्छा। तो वो होती है कॉज लिस्ट। तो वो भी उन्होंने जारी कर दिया और उन्होंने रजिस्ट्रार की भी तैनाती कर दिया। तो पहले एक दो फैसले हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब तारीख में होता है ना, लिखे जाते हैं कि पहली अदालत थी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पहले ये फैसले। ठीक है, तो इस पर हमने बात कर ली। हिस्ट्री बनती है और ये कि काम शुरू हो गया। बिल्कुल, काम शुरू हो गया, तो इस पर हम बात करेंगे। काम कैसे, कहां तक जाएगा और कैसे जाएगा, ये भी बात होगी। अच्छा, एक और चीज बड़ी अमेजिंग सी और बड़ी हैरानकुन भी, एक वकील कीनिया में, वकील नहीं थे वो, 26 केसेस वो जीत गए। ये देखें, ये वो शख्स है, चेक करो जी। और जनाब 26 केसेस वो जीत गए। उसके बाद ही पता चला कि उनकी तो डिग्री जाली है, यानी वो वकील है ही नहीं। इस पे हम बात करेंगे कि क्या सिर्फ स्किल पे, आपको स्किल ज्यादा जरूरी है या ये कि जी डिग्री? मेरे ख्याल में कि समझ बूझ और आपका एक इंटेलिजेंस जो लेवल है ना, वो आपकी डिग्री से भी आगे चला सही है, तो हम इस पे बात करेंगे। अच्छा, फिर पाकिस्तान और श्रीलंका, वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब वाओ। पाकिस्तान और श्रीलंका क्लीन स्वीप कर दिया पाकिस्तान ने, और श्रीलंका के खिलाफ जीत ली तीनों मैचेस, तीनों वनडेज पाकिस्तान ने जीत लिए बेहतरीन तरीके से, और ये हो गया। और जनाब राइजिंग स्टार ने भी हमारे भारत को हरा दिया, कल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्या बात है, ये जब पहिया चलना शुरू होता है ना तो फिर चलता रहता है। आई थिंक वो जो हमारी बैड लक वाली स्ट्रीक थी उसको हमने खत्म करके वो जो बस गड़बड़ चल रही थी ना, जिंक्स था, वो खत्म हो गया। जो बुरी नजर थी टूट गई थी, और हमारी जो टीम है बैक इन फॉर्म। तैयार हो जाओ वर्ल्ड, जी बिल्कुल ऐसे तैयार हो नहीं, थोड़ा सा कर लेते हैं ना, तो हम कुछ ड्रामा सीरियल सौदा है। बिल्कुल बिल्कुल, अली रहमान भी हमारे साथ शो पे होंगे, इनसे बात होगी। माशाल्लाह आजकल बड़े सेलिब्रिटीज हमारे शो पे आ रहे हैं, उनसे गपशप होती है। ड्रामा इनका चल रहा है आजकल सौदा, वेरी इंटरेस्टिंग, मसालेदार, और इस पे हम बात करेंगे अली रहमान से। तो ये हमारे शो पर आज आप देखेंगे। सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फराइज की अंजामदही करता हूं, और भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऐवान सदर में उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोम को निशान इम्तियाज अता करने के मौके पर गुफ्तगू की है, और कहा है कि भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया है। तो इस सब मामलात पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान की ये जो भारत के साथ जंग, और फिर हुई इससे पहले और अभी भी जंग के बादल मंडला रहे हैं, फिर अफगानिस्तान के मामलात भी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अमर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। मसूद, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, मुझे बताइएगा कि आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट दी है, और इसमें खास तौर पर उन्होंने ईमान की ताकत, जज्बा ईमानी का जिक्र किया है, अल्लाह के फरमान का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि उसके मुताबिक ही मैं अमल करता हूं। तो ये क्या मैसेज, इसको कैसे आप देखते हैं? आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखें कि बुनियादी तौर पे चीफ जब भी फील्ड मार्शल जब भी बात करते हैं, वो कुरान को हमेशा रेफर करते हैं, और उसके बाद हिस्टोरिकली भी चीज़ें इस्टेब्लिश करते हैं। फिर वो पाकिस्तान की बात करते हैं, वतन की बात करते हैं, और हर जगह पे फिर कोट करते हैं, चाहे कहीं पे भी जाएं। तो फिर लोगों को रियलाइज कराते हैं कि इस्लामिक हिस्ट्री है या कुरान में अल्लाह ताला के अहकामात क्या हैं, और उनको हमें फॉलो करना चाहिए। और स्पेशली जब उन्होंने इस बात की है, मार्के हक की बात की है, बुनियान महसूस की बात की, तो उनका मकसद, उन्होंने यही कहा कि इसमें जो फतह है वो अल्लाह की वजह से होगी, अल्लाह की मदद हमें हज शामिल थी। हमारा जो फेथ था, हमारी कन्विक्शन जो थी कि हमारा जो उसके हम उस पे उतरे थे, तो लेकिन अल्लाह ने मदद, अल्लाह की तरफ से मदद आई, और हमने दुश्मन को, जो हमसे बड़ा 5 गुना बड़ा दुश्मन था, हमने 4 दिन में उनको शिकस्त दी थी। तो वो ईमान की ताकत है बेसिकली। और वो अफवाज पाकिस्तान का वैसे भी देखें, जो पाकिस्तान आर्मी का मोटो है, इट इज ईमान, तकवा, जहाद फी सबिलिल्लाह। और फौज में भी हर यूनिट का जो बिगिनिंग होती है सुबह रिसाइटेशन से और तर्जुमे से ये दिन का आगाज़ होता है। तो बुनियादी तौर पे देखें ना कि हमारे जो बुनियाद है वो दीन है, मज़हब और जो इस्लाम है, और उसको बुनियाद बना के हम हर चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं। सो इसी वजह से उन्होंने ये कहा कि कामयाबी को, उन्होंने ये कहा कि हम नंबर में कम भी थे, जिस तरह आगे उन्होंने बैटल्स की बात की है, लेकिन उन्होंने कहा जब आपकी ईमान की ताकत मजबूत हो और आपकी कन्विक्शन मजबूत हो, तो आप इवन दूर भी फूंक के फेंक दे कहीं पे, तो वो भी दुश्मन के लिए मिसाइल बनते हैं। सो दैट इज द कन्विक्शन। और इस तरह देखें तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी लीडरशिप होती है, और डिसीजन मेकिंग करती है, टारगेट की सिलेक्शन करती है। और फौज में तो हम कहते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक सीनियर ऑफिसर्स के लिए। तो वो उन्होंने फील्ड मार्शल ने साबित किया कि डिसीजन मेकिंग करके उनका अपनी एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप भी दिखाई,
स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग भी की और स्ट्रेटेजिक टारगेट सिलेक्शन भी की, और दुनिया को साबित कर दिया कि पाकिस्तान न सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर है बट कन्वेंशनली वी आर फार बेटर देन इंडिया, और अब दुनिया इसको एक्नॉलेज भी करती है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा हमारी जो फौज लड़ती भी है ना, तो जो उसमें कुछ अलग यूनिकनेस है, तो उनकी ट्रेनिंग है, और एक जो फेथ अकीदा जिसमें कोई डर ही ना हो, जब आप तब बैटलफील्ड पे जाएं, जब तब आप दुश्मन पे हमला करें विदाउट एनी फियर, तो फिर तो ये जज्बा ही किसी और में है ही नहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप देखें जज्बे की बात है, और हम बहुत ही आउट नंबर रहे हैं थ्रू आउट इंडिया से, और हमारा आपका मुकाबला कहीं भी नहीं हो सकता है, जिस उनकी चाहे वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, लेकिन हम कहते हैं इट इज नॉट द स्ट्रेंथ या नंबर मैटर करता, इट इज द क्वालिटी या द मैन बिहाइंड द गन या मैन इनसाइड दैट मशीन या जहाज में जो पायलट बैठा है वो मैटर करता है, और हमारे लोगों ने ये साबित किया है। और स्पेशली मार्के हर पर बुनियाद महसूस में देखें, आपकी एयरफोर्स ने साबित किया, और आपके जो ग्राउंड फोर्सेस थे अलॉन्ग लाइन ऑफ कंट्रोल उन्होंने वहां भी डिलीवर करके दिया। आपकी नेवी तैयार बैठी थी और INS विक्रांत का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो उसको 400 नॉटिकल माइल पीछे ले गए थे डर के मारे कि हमारे सब मेरीन्स एक्टिव थे। सर आप सही कह रहे हैं, जब हम इस ईमान के यानी जज्बे की बात करते हैं तो हम फिर अमन की भी बात करते हैं ना, इसी से जुड़ा हुआ है, और आर्मी चीफ ने जो बात की है उसमें अमन की ख्वाहिश का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा प्रायोरिटी हमारी अमन ही है, पीस ही है, हम लड़ना किसी से नहीं चाहते। यह भी वाजे करना बहुत जरूरी है, और आर्मी चीफ की तरफ से ये बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कई दफा उन्होंने ये बात की है कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं, खित्ते में पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे। और उन्होंने इस तरह बड़ा वाजे किया कि अगर इस दफा भी कुछ होता है, कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है, तो हमारा जवाब पिछले से भी ज्यादा मैसी होगा। तो मेरा ख्याल में चीजें हमारी तरफ से क्लैरिटी है, लीडरशिप की तरफ से क्लैरिटी है, और दुश्मन आपका ये समझता है। और अभी आप देखें जिस तरीके से वहां से दुश्मन की तरफ से इस दफा जो रेड फोर्ट का वाकया हुआ या कश्मीर के अंदर जो वाकयात हुए हैं, उन्होंने ऑफिशियली पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने मीडिया को आगे लगाया कि आप नाम ले लें। सो पाकिस्तान की वो क्रेडिबिलिटी है, एस्टेब्लिश है। पाकिस्तान ने हमेशा बात की अगर बात कोई सबूत है, जिस तरह पहलगाम का आज तक कोई सबूत लेके नहीं आ सके। सो मेरा ख्याल में पाकिस्तान हैज प्रीवेल्ड। बिल्कुल, क्योंकि साहब लगता है कि इसमें स्टेटमेंट में अफगानिस्तान को भी एक तरह से वेकअप कॉल दी जा रही है कि अपने ईमान को, सोए अमान को जरा जगाओ, तुम लोग कर क्या रहे हो। उनको भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है। देखें, बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो लोग हैं, जो रजीम है, इस्लाम के नाम पे आई, शरीयत की बात वो करते हैं, लेकिन आप देखें कि आप अफगानिस्तान के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। ख़वातीन के हुकूक देखें, ख़वातीन की तालीम देखें, इंक्लूसिव गवर्नमेंट वहाँ पे कोई नहीं है। 58% जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो गवर्नमेंट से बाहर बैठी हुई है। पश्तून्स 42% है, उस 42% में जो मेजॉरिटी इनके साथ नहीं है। सो ये रजीम है, सेल्फ इम्पोज रजीम है। तो अभी आप देखें कि उनको भी बड़ा वाज़ेह किया है पाकिस्तान, उनके बहुत हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट हमने एक्सरसाइज किया फॉर द लास्ट 4 years। और इसके बाद देखें कतर ने तो दोहा में बातचीत हुई, इस्तांबुल में बातचीत हुई, और इसके बावजूद ये बात नहीं आए। तो अब जो है कि पाकिस्तान ने एक स्ट्रिक्ट जो चीजें इंप्लीमेंट हो रही है, और मोर रिसेंटली देखें कि हमने जो तिजारत के लिए जो एंट्री एग्जिट को हमने क्लोज कर दिए हैं। और देखें 90% ऑफ अफगान ट्रेड इज थ्रू पाकिस्तान, और जो ट्रांजिट ट्रेड होती है सर मुझे तो तकलीफ तो उनको होगी। बिल्कुल सर, मुझे ये बताएं कि शाह अब्दुल्ला दोम के दौरे से मुताल्लिक आप क्या कहेंगे। मतलब इसमें बात कुछ ये भी हुई है कि 8 जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी तरफ से जो अलायंस बना है गजा को लेकर, उस पर भी कुछ बातचीत हुई है, तो जरा ओवरऑल बताइए आपने कैसे देखा इसको। देखें, इसलिए इम्पोर्टेंट है जॉर्डन का, क्योंकि इजराइल के साथ बॉर्डर भी मिलता है, और फिर उन 8 ममालिक में ये भी शामिल थे। और फिर आप देखें चंद महीने पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कायरो इजिप्ट भी गए थे, फिर जॉर्डन भी वो वहाँ पे विजिट करके आए थे। और बेसिकली हमारा फोकस है कि फ्यूचर ऑफ फलस्तीन क्या होगा। हम सबके कंसेंसस से 2 स्टेट सोल्यूशन होने चाहिए, 1967 के बॉर्डर्स को होने चाहिए। सो वो एक ट्रस्ट है बिटवीन द 2 कंट्रीज, और उनका यहाँ मजेस्टी का यहाँ पे आना
और जिस तरीके से यहाँ पे बातचीत जो MOU साइन हुए हैं और जो एक डिफेंस टाइज को जिस तरीके से उनको देखें कि वो GID का उन्होंने गिट्स का विजिट किया है, सब्सिक्वेंटली ही वाज टेकन टू टिल्ला रेंजेस, वहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई गई है अबाउट द फायर पावर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी एंड अदर सर्विसेज। और इसके बाद से जो MOUs में ये भी साइन हुआ कि पाकिस्तान स्टडीज का एक वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्डन में एक वहाँ पे एक डिपार्टमेंट खुलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एजुकेशन में, कल्चर में, डिफेंस में, तो टाइस है। सो मेरा ख्याल में फ्यूचर में दिस दोनों कंट्रीज हैं, बाकी 8 जो 7-6 ममालिक हैं और इस्लामिक जो ब्लॉक है, दे कैन प्ले पिवटल रोल जो फ़लस्तीन के फ्यूचर के लिए। जी जी, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद साहब, आपने हमें वक्त दिया और से बता रहे थे कि बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है। लेकिन ये कि गाज़ा की अपडेट ये आ रही है कि गाज़ा में शदीद बारिश हुई है, सर्दियाँ आ चुकी हैं और वहाँ खेमा बस्तियाँ बिल्कुल सब भीग चुका है उनका सामान, और वो इमदाद के मुंतज़िर हैं। 15 लाख फ़लस्तीनियों की इमदाद को रोका हुआ है इसराइल और वो नहीं आने तो बिल्कुल खिलाफ वर्जी है, बिल्कुल खिलाफ वर्जी। आपका पीस पैक्ट फर्स्ट फेज है, पीस एग्रीमेंट का सब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी फेज थे सब बिल्कुल खिलाफ वर्जी, बुलडोज कर पहले ही राउंड में सब ये फेल हो गए इसराइल, जो कि इनसे उम्मीद भी हमें यही थी। लेकिन ये था कि चलो बाकी मुल्कों का ट्रंप ने गारंटी ली हुई है को, तो उनका प्रेशर क्या हुआ ज़हीर? बिल्कुल पता नहीं क्या हुआ, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हालात फ़लस्तीनियों के लिए। और अब देखना ये कि क्या ये हमारी जो इस्लामी ममालिक हैं और ये 8 ममालिक जो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, अब ये कब एक्टिव, मतलब कब देखेंगे उस तरफ। और मेरे ख्याल जो ये प्रेशर दुनिया ने और ज़्यादा लोगों ने, अवाम जो है उन्होंने ही अपनी गवर्नमेंट्स पे डाला हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये दोबारा शुरू करना पड़ेगा और एग्रेसिवली, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक तो धोखा है, बिल्कुल ऐसे धोखा है ये धोखा है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाएगा नहीं, मजीद भी बहुत कुछ है राइजिंग शहर में आपको बताने के लिए। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में अब जरा हम बात करेंगे न्यू कोर्ट्स, उनके जो चेंजेस हैं, जो इस मुल्क में बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा है आवाम को, आपको, मुझको। हमें तो यही इंटरेस्ट है कि जी हमें कैसे अफेक्ट करता है और हमारी ज़िंदगी कैसे आसान होगी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लोगों का ये कैसे था। अच्छा, मुल्क में वफाकी आईनी अदालत के क़याम के बाद पहली कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। कॉज लिस्ट के मुताबिक आइंदा हफ्ते वफाकी आईनी अदालत में 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान आज से मुकदमात सुनेंगे और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच भी मुकदमात की समाअत करेगा। वाज़ेह है कि वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जुमे को अपना पहला बड़ा फैसला करते हुए, बड़ा फैसले का मतलब ये कि ज़ाहिर पहला फैसला करते हुए वफाकी आईनी अदालत का रजिस्ट्रार तैनात किया था और साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज़ को रजिस्ट्रार आईनी अदालत, जबकि मज़र भट्टी को सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत तैनात किया गया था। इस पर बहुत ज़्यादा बात नादिया हो रही थी और ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये मुतालबा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बननी चाहिए, क्योंकि केसेस बहुत पेंडिंग थे। बिल्कुल जो अदालती मामला थे बहुत ज़्यादा पेंडिंग में केसेस, यानी डिस्ट्रिक्ट सतह पर भी, हाई कोर्ट के लेवल पर भी और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग थे मुकदमात। तो ये कि ये अलग करके, बायफिकेट करके कि आईनी मामलात ये आईनी अदालत देखेगी और बाकी सुप्रीम कोर्ट दीगर मुकदमात देखेगी, ताकि जल्दी जल्दी केसेस का फैसला। और उसमें यह भी इस्लाहत की गई है कि 1 साल के अंदर अंदर केसेस को निपटाया जाए। और देखिए मामलात ऐसे हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो समझते हैं, आप उन्हीं के जो एनालिसिस हैं, तज्ज़िये हैं, उनको देखें, फॉलो करें, समझें। सोशल मीडिया भी ये है कि अभी इस वक्त कोई भी एक्सपर्ट बन जाता है, कोई भी अपने हिसाब से बात कर रहा है, उसका क्या एजेंडा है, क्या सोच है, उसकी लॉयल्टी किस तरफ है, वी डोंट नो। बिल्कुल, और पेड है, क्या उस कैंपेन है, सारा प्लांटेड है, और नहीं भी अगर है तो हर चीज को देखने के देखे मुख्तलिफ जाविये होते हैं ना। ये अदालती मामलात हो या हर किसी का अपना अपना जाविया होता है देखने का। तो बहुत से लोग तनकीद भी करते हैं इस पर कि भाई ये अदलिया की आज़ादी पर कोई हमला हो गया। बहुत से ऐसे नाक़िदीन हैं जो ये कहते हैं, लेकिन बहुत से हमने देखा, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि भाई ये तो बहुत ज़रूरी था और ये तमाम सियासी जमातों का मुतालबा भी था। और ये जो अदलिया ने जो ट्रांसग्रेस कर रही थी अदलिया,
उसको रोकने के लिए ये बहुत अच्छा इक़दाम है और ये तरमीम बहुत अच्छी है। बिल्कुल, मैंने कोई बड़े कुछ एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट के जब तज्जिए सुने हैं तो मुझे उसमें बड़ा पॉजिटिव उनका जो है सोच उनकी नजर आई है, समझ में आई है। बिल्कुल, देखिए सो मोटो का जो इख्तियार था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में भी कहते थे कि भाई तजावुज करते हैं और वो आर्टिकल 184(3) के तहत पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर को लेकर वो उठा लेते हैं, नहीं भी होता मैटर तो उठा लेते हैं, फिर पॉलिटिकली वो एक लीनिंग्स कहीं होती हैं, तो ये सारे मामला ज़ाहिर चल रहे हैं। फिर वही बात है ना, फेथ की, हैव फेथ इन द सिस्टम। जी बिल्कुल। तो हमें ज्वाइन किया हाफिज एहसान अहमद साहब ने, जो कि एडवोकेट हैं और माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर मुझे ये कहिएगा कि वफाकी आईनी अदालत का क़याम हो चुका जी। नादिया आपका कुछ सवाल यही था कि जो पहली कॉज लिस्ट है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट केसेस की हियरिंग होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तक जो भी केस आता है वो इम्पोर्टेंट होता है टू द एक्सटेंट ऑफ पार्टीज के हवाले से। जी जी। जो कि जब आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल ऐसा मैटर होता है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाया जाता है। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो केसेस सुनने जा रही है वही हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के केसेस हैं, ये वही हैं जो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के केसेस हैं, ये वही हैं जो एग्जेक्टिव के ऊपर जुडिशल रिव्यू के केसेस हैं, ये वही है जो इंट्रा गवर्नमेंटल इश्यूज है, या ये वो इशू है जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सुन चुकी थी। और जो 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बेंचेस बने हैं, इस हफ्ते ये 75 केसेस जो हैं वो सुनेंगे। और मेरा ये ख्याल ये है कि एक अच्छी ओपनिंग जो है वो आज पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के अंदर आई है। लेकिन जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि इसके अंदर एक ऐसा व्यू भी आ रहा है कि शायद ये एक हरिडली काम किया गया या एक ऐसा काम है कि जो इसके अंदर एक कोई सोचो विचार नहीं है, या पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम कर लिया है कि जिससे सेपरेशन ऑफ पावर या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट होती है। तो मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकली लेके जाऊंगा, फिर आपको उससे आइडिया होगा कि क्या पाकिस्तान ने जो काम किया है वो नया काम किया है या एक एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल पे काम किया है। 1920 के अंदर ऑस्ट्रिया ने पहली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई और उसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये था कि आपने डेमोक्रेटिक जो है कंसोलिडेशन उसको रखना है, रूल ऑफ लॉ को रखना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसे रखनी है, ताकि आपकी जो दूसरी सुप्रीम कोर्ट है उसको डीपोलिटिसाइज रखा जाए। चूंकि आपको पता है कि जब आम आदमी के केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जजेस को डीपोलिटिसाइज कर देती है तो सारे के सारा सिस्टम जो है वो एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो 1920 से यही प्रिंसिपल जो है फॉलो किया जा रहा है कि जी इसका बुनियादी मकसद ये है कि एक तो आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखनी है, दूसरा ये है कि इसके अंदर जो आपकी डेमोक्रेटिक चीजें हैं उनको आपने इंटैक्ट रखना है, स्ट्रॉन्ग आपने जुडिशियल रिव्यू करना है, और फाइनली जो है कि वो आपके अंदर एक एक्सपर्टीज वाले जजेस आए कि जिनका एक्सपर्ट्स जो है वो इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर आए जिन्हें मैंने किया है। 1920 के बाद दादिया अब तक यूरोप के अंदर 23 ममालिक ऐसे हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बन चुकी हैं। एशिया के अंदर 10 है, अफ्रीका के अंदर 15 कंट्रीज है, लेटिन अमेरिका के अंदर 8 है, तकरीबन 80 ममालिक से ज्यादा जो बन चुकी है। पाकिस्तान के अंदर जो पहला आइडिया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने का आया फेडरल का, वो मोहम्मद अली बोगरा साहब थे प्राइम मिनिस्टर हमारे, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाया। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन के 2 मेंबर थे, जस्टिस मुनीर और जस्टिस शहाबुद्दीन। उन्होंने उस वक्त रिकमेंड किया कि हमें एक इंडिपेंडेंट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी चाहिए, क्योंकि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है एक तो लिटिगेशन की वजह से ओवरबर्डन है और दूसरा ये है कि जिस तरह का हमारा इनटेक होता है जजेस की तरफ से वो उस लेवल की उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्टीज नहीं आती जिस तरह के लेवल के वो होनी चाहिए। फिर ये लेकिन 1973 के वहां से पीछे चल रहे हैं सर। मुझे लेकिन ये बताया ना, देखिए डीपोलिटिसाइज होना बहुत जरूरी है ना, यानी इंडिपेंडेंस जरूरी है, और इंडिपेंडेंस आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं ये समझता हूं जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो मैटर्स आते हैं उसमें इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले कुछ उमर था बंदयाल और उससे पहले ये कुछ होता रहा हुकूमत गिराना। जी 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 फरमाइए। ज़ोहेब, बात की है कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है 15 से 20 साल से, या ये 96 से ऑनवर्ड जो काम हुआ था वो एक जुडिशियल एक्टिविज्म से स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो जुडिशियल ओवररीच की तरफ गया, फिर उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच की तरफ चला गया,
और फिर उन्होंने ऐसे फैसले कर दिए कि जिसका लगा ये कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चले गए हैं। तो दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। आप एग्जांपल्स ले लें कि जजिस केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम खुद ही जजिस लगाएंगे, वो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी। 18वीं तरमीम आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके अंदर जो आपने एक जजिस अपॉइंटमेंट के मुताल्लिक रखा, अगर आप रिवर्स नहीं करेंगे तो हम उसको सेट असाइड कर देंगे। और आपने देखा कि 19वीं आईनी तरमीम आई और उस 19वीं आईनी तरमीम को 2012 के अंदर फिर एक जजमेंट से रिडंडेंट कर दिया। फिर इस दौरान यूसुफ रजा गिलानी साहब को फारिग कर दिया। हालांकि दुनिया के किसी मुल्क में कोई कानून नहीं है कि आप एक प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर सिर्फ ये कहे कि टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, कि जी बस अदालत बंद हो रही है और जितनी देर इतनी ही आपकी सजा है और आप और फिर हमने देखा कि वो जजेस मॉनिटर भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। वो याद है आपको मियां नवाज शरीफ के केस में। जी 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 बिल्कुल सर। लेकिन मुझे बताएं, एक चीज मुझे बताएं, बड़ा दिल पे हाथ रख के बताएं, ये जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है सर, ये तो बहुत जरूरी है होना, लेकिन अभी जो हालात वाकयात मामला चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हर इदारा अपने हुदूद में है, ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को हम सही तरह लेके चल रहे हैं, ये जो कोर्ट पैकिंग के बड़े इश्यूज आते हैं, मामलात आते हैं, ये नहीं हो रहे, आइडियल है इस वक्त मामला सूरत हाल? देखिए अनफॉर्चुनेटली जोहिब बात की है कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं रही और होनी चाहिए जिस तरह दुनिया के दूसरे। अब देखें ना कि मैंने आपको क्यों एग्जांपल्स दी इतनी, कि दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ये नहीं आया कि जजेस रिजाइन करें इस बुनियाद के ऊपर कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है, या जजेस एक लंबे चौड़े खत लिखे इस बुनियाद के ऊपर कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है। दुनिया में किसी जगह जो 80 ममालिक के अंदर बनी है 1920 से लेके आज तक 105 साल हो गए हैं, किसी जगह सेपरेशन ऑफ पावर का इशू नहीं आया, किसी जगह जो है आपका जो है ये नहीं आया कि एग्जीक्यूटिव ने ओवर रीच कर ली है। दो चीजें मैं समझता हूं इससे आएंगी। एक तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट को हम ड्रैग कर रहे थे, हर पोलिटिसाइज कर रहे थे और आम आदमी जो है उसके केसेस सुने नहीं जा रहे थे, उससे सुप्रीम कोर्ट अपनी कंसंट्रेशन के साथ काम करेगी। दूसरा उसके अंदर ये है कि जो आपकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि अगर हमने इस मुल्क के अंदर एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई है दुनिया के एक्सपीरियंस को देख के, या उसके बाद जो हमारे सामने फैसले आए हैं, चाहे पनामा आया है, आर्टिकल 63A आया है, मिलिट्री कोर्ट्स आया है, रिजर्व सीट्स आया है, या उसके बाद आर्टिकल 62 और बहुत सारे ऐसे केसेस है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच किया और फिर खुद ही बात मुझसे जस्टिफाई किया। जुल्फकार अली भुट्टो साहब देख ले, जनरल मुशर्रफ को कहा कि आप 3 साल तक इस मुल्क के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो मैं ये समझता ये हूँ कि इन सारे एक्सपीरियंस को देखते हुए पाकिस्तान की जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके शोल्डर्स पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है कि अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने उन पे इस चीज का इन्हिसार किया है कि हमें एक ऐसी तरफ जाना चाहिए कि जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्टीज के ऊपर या कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रह के फैसला करना है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि आपके मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी भी आएगी, इस सिस्टम की एक्सेप्टेबिलिटी भी आएगी और इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी और सर जो आम इंसान है जो कि कोर्ट कचहरी के मामला तो उसके चलते हैं, वो जो परेशान है कि इतना अरसा गुजर जाता है और फैसले नहीं होते, बहुत टाइम लगता है और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो क्या वो आसानी उसमें हो जाएगी, जल्दी फैसले उनकी जिंदगियों में हो जाएंगे? सवाल तो यही है ना, ये मैं तो हम बंदे का ही पूछूंगी कि जी नादिया मैं चूंकि खुद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं और आपका साल 1.5 साल 2 साल केस नहीं लगता, या 6-6 7-7 साल जो है आपके मर्डर के केसेस या टैक्स के केसेस या सिविल केसेस नहीं लगते और आप फौत हो जाते हैं और आपके जो लीगल एयर्स हैं वो इस चीज का देखते हैं कि फैसला होना है या नहीं होना है। और फिर जजेस का टॉलरेंस लेवल, चूंकि 15-20 साल से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी प्रायोरिटी जो थी वो शायद पॉलिटिकल या पब्लिक इंटरेस्ट या सुओ मोटो या आर्टिकल 184(3) था, आम आदमी के वो केसेस नहीं थे। इसी वजह से आपने देखा है कि 60,000 का फिगर जो है इस वक्त भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझते ये हूँ कि हमारे पूरे सिस्टम को ओवरऑल करने की जरूरत है। जो अंग्रेज का एक आउटडेटेड सिस्टम है जिसमें हमारा क्रिमिनल सिस्टम जो है वो 1860 के कानून से चल रहा है, हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, सिविल प्रोसीजर 1908 जो है, इसको हमारी पार्लियामेंट को चाहिए कि इसको रिमूव नया लेके आए। सर मुझे एक और चीज बताया, आपने 184(3) का जिक्र किया, आपने पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पे सुओ मोटो का जिक्र किया। देखिए उस वक्त मिसयूज होता था वो एक और बात है,
लेकिन देखिए कहीं ना कहीं एक कवर था एक इंसान को कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट की बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उठाते थे, और वो बड़े इंपॉर्टेंट इस तरह बिल्कुल भी फैसले गवर्नमेंट हुए के हैं, अगेंस्ट भी जाहिर है वो आ interventions जाते हुई हैं, थे। बड़ी लेकिन अब जो आईनी अदालत का कयाम हो गया है, पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मैटर होता है या कोई ग्रेव वायलेशन होती है मुमकिन तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या खुद सो मोटो ले सकेगी कि भाई इस मामले को ये क्या हो रहा है, ये देखें भाई इससे लोग मुतासिर हो रहे हो, ये कैसे चलेंगे मामला, ये कौन लेगा नोटिस? देखिए जोहेब, एक तो ये है कि जब हमने 184(3) सुओ मोटो किया था उस वक्त शायद हमारे मुल्क के अंदर सिविल सोसाइटी इतनी एक्टिव नहीं थी, या हमारे मुल्क के अंदर जो था वो इतने इश्यूज ऐसे नहीं थे कि शायद जिसकी बुनियाद पे कहा जाए कि अदालत इस हद तक इसको एक्सीड करेगी। आप ये देखें कि सुओ मोटो का मतलब ये है कि एक ऐसा मामला जो है कि जो एक हाई प्रोफाइल है उसका इफेक्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर है और ग्रॉस किस्म की जो है वो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि पर्सन स्पेसिफिक नहीं वो सर छोड़ दें, वो हो गया, लेकिन अगर कोई होता है ऐसा, ऐसी वायलेशन होती है अगर कोई मुमकिन तौर पर, अभी भी ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन बिल्कुल इस 184(3) की दी गई है, लेकिन सिर्फ एक कदम ये लगाई गई है कि अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन आती है तो आप बिल्कुल उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब आप ये देखें ना कि हमारे मुल्क के अंदर इतनी एक एक्टिविज्म अब आ गया है कि कोई चीज होती है तो हम चले जाते हैं। अब ये बुनियादी तौर पे ये सारी चीजें आनी चाहिए। यानी कंप्लेनेंट जाएगा, अब कंप्लेनेंट जाएगा सर, ऐसा ही है ना कि कंप्लेनेंट जाएगा, कोई भी शख्स जो है, और उसके अंदर जोहेब 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो उसी कानून आइन में लिखा हुआ है कि नंबर 1 आपका लोकस स्टैंडाई क्या है, नंबर 2 ये है कि आप किस हद तक पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है, और तीसरा ये है कि किस फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। ये 3 उसकी बुनियादी कंडीशंस है। उसके अंदर उन्होंने चौथी डाल दी है कि अगर आपने उसे देखना है तो फिर आप ये काम करें कि आपके पास एक उससे होगा क्या कि अदालत का या चीफ जस्टिस या पूरी कोर्ट जो है उसको आप पॉलिटिसाइज होने से बचाएंगे। एक शख्स दरखास्त लेके आए, उस पे अदालत कॉग्निजेंस ले, या हाफिज साहब अभी ये इतना एक तो इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा डिटेल में भी आपसे इंशाल्लाह कभी आप स्टूडियो भी हमारे आए, लेकिन हाफिज साहब आप फुली सपोर्ट करते हैं इसको? जी नहीं यार ये नादिया कह रही है क्रक्स ऑफ क्या आप फुली सपोर्ट करते हैं इसको? मतलब अगर आपसे पूछे कोई हम के सर ये सही हो रहा है ना, ठीक है ना, हाई कोर्ट्स और इसको हाई कोर्ट्स के अंदर भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने चाहिए, क्योंकि ज्यादा बल्क जो है आपका वहां पे, और आपके देखिएगा कि रिफ्ट वहां भी होगी जिस तरह एक साल यहाँ पे कंट्रोवर्सी रही है और अल्टीमेटली बिल्कुल बहुत सी चीजें रह गई जो आपसे भी डिस्कस नहीं की हमने, इस्तीफों वगैरह की और हाई कोर्ट के मामलात की डिस्कस नहीं किए, वो इंशाल्लाह फिर आपको जरूर दावत देंगे और डेली आपसे बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने समझाया भी इतनी फुर्ती से, इतनी अच्छी तरह, बड़े सिंपल अल्फाज में। बिल्कुल तो एक ब्रेक पूरे वीक में इनसे बात करेंगे, टाइम निकालें आप, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं जाएंगे। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बात मैं तो हमेशा शुरू से कह रही हूँ कि अगर कॉन्फिडेंस हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। झूठ आपका सच लगता है, गलत काम आपका सही लगता है। कॉन्फिडेंस से तो लोगों ने क्या किया कि बड़ी बड़ी बहसें जीती हैं, यहाँ तो केस जीत लिया किसी ने। भाई देखिए ना, रीजनिंग करने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, ठीक है ना, और आप लॉजिकल जो है ना आर्गुमेंट कर सके। हाँ। बस बात ये है ना, वुकला तो ज़ाहिर डिग्री लेके आते हैं और ज़ाहिर उन्हें शिक़ें पता होती है, कानून ये कहता है, प्रेसिडेंसी ये कहती है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप पढ़ लेते हैं, जैसे हम एज ए जर्नलिस्ट बहुत से वो केसेस पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम सवालात कर रहे होते हैं, लगता है ऐसा है जैसे हमने भी हम कोई कोर्ट में गए हैं। अच्छा, बहुत सारे फ्रॉड ऐसे होते हैं कि भाई मतलब होते ही बुरे हैं, फ्रॉड है ही बुरा, लेकिन कुछ ऐसे फ्रॉड होते हैं कि आपको थोड़ा सा लगता है कि यार ये शायद किसी के लिए भलाई के लिए किया है, तो ये कुछ इसमें कुछ थोड़ा सा आसानी बना दें, थोड़ी सी उसको नरमी इख्तियार की जाए। क्योंकि केन्या में जो लॉयर हैं ब्रायन, ये इनके पास भाई लाइसेंस और डिग्री नहीं है लॉ की, लेकिन पता नहीं इनके जहन में क्या आया कि इन्होंने कौन से पेपर बनाए, क्या जुगाड़ किया इस बंदे ने कि पहुंच गया कोर्ट, केसेस लड़े भी, रिप्रेजेंट किया रियल अपने क्लाइंट्स को, 26 दफा जीत गया, केस जीत भी गया। केस की तैयारी बिल्कुल, गिरफ्तारी से पहले अपने क्लाइंट्स को बचाया है, 1-2 नहीं 26 केसेस इन्होंने जीते हैं। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई कि भाई ये वकील है भी या नहीं, तो पता चला कि ये ब्रेन जो है वकील नहीं है,
तो इन्होंने अपने ब्रेन का जबरदस्त इस्तेमाल ये किया। क्या नाम है? ब्रायन नाम है? ब्रेन नाम है या ब्रेन है? हम तो ब्रेन से जोड़ते हैं इसको। ब्रायन, सॉरी, नहीं ब्रायन नाम है इनका, ब्रायन हाँ। टिगुआ मेंडा। नहीं, मैंने ब्रेन कहता हूँ, इन्होंने ब्रेन है और ये ब्रेन का इस्तेमाल किया, सिर्फ ब्रेन है ये। मतलब देखिए कि ठीक है, आपको जॉब के लिए या लाइसेंस के लिए तो डिग्री चाहिए, हाँ। लेकिन जीतने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, इंटेलेक्ट हैं? चाहिए भाई, इंटेलेक्ट हाँ। किसी की मिराज नहीं है। बड़े बड़े ठीक है? यहाँ गए होंगे डिग्री हाँ। होल्ड, अपने क्या कहते हैं, लाइसेंस वाइसेंस के साथ घूम रहे होंगे अच्छा, lawyers, मैं कहता हूँ लेकिन जो ब्रायन वकील में इनसे कुछ हारे हैं, जो वकील इनसे हारे हैं, उनका लाइसेंस जब्त करना चाहिए। खास- वो तो मेरे ख्याल से जिनको वो केसेस आ रहे हैं चुल्लू उन्होंने। भर पानी ढूंढ रहे होंगे हाँ, कहीं कि किसी यार गली में, हम कोने हारे में। भी तो किसी वकील से नहीं, वो है ही नहीं, उसने डिग्री नहीं ली। तो जनाब 26 केसेस ये जीत गए और अदालती मामला बड़े इंटरेस्टिंग, दिलचस्प होते हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि आर्गुमेंट करने की सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके अंदर कन्विंसिंग पावर क्या है। मतलब तो जज के सामने उन्होंने अपनी देखिए, अब convincing इनको power दिखा दी और जज कन्विंस हो गए। पेनल्टी दी जाए या इनको अवार्ड दिया जाए, समझ नहीं आ ये बड़ा कंफ्यूजिंग होगा वहां के सिस्टम वालों को कि इसका करें क्या। क्योंकि अगर वाकई किसी गरीब को, जरूरतमंद को इन्होंने बचाया है, जो 26 केसेस में आई हैव अ फीलिंग कि शायद इन्होंने ना जस्टिस दिलाई है लिविंग लोगों को, तो फिर तो बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब जब पता चल गया कि उनका लॉयर जो है वो था ही नहीं लाइसेंस, तो क्या ये केसेस और ये जजमेंट्स रिवर्स हो जाए? नहीं, देखिए, जजमेंट तो जज ने दी है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस या ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट्स। तो अब ये पता नहीं क्या होगा बहरहाल, क्योंकि देखिए अक्सर ये होता है कि आपको भी इजाजत होती है। जैसे किसी का कोई केस गया अदालत में, तो कहते हैं कि मैं खुद डिफेंड करूंगा अपना केस, तो आप डिफेंड करें। ठीक है, अगर आपको वकील की जरूरत नहीं है, आप खुद डिफेंड करें, आप केस स्टडी करें पूरी, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, आप एविडेंस लेकर आए, तो आप अदालत में डिफेंड करें। मेरा क्या दिल चाह रहा है, मैं कह रही हूँ लॉ की डिग्री कर लूं, आप समझ रहे नहीं, मेरा दिल कर रहा है कि इनको ऑनररी लाइसेंस और डिग्री दे दें। अच्छा, चल सही, एक ब्रेक हमने क्योंकि लेकर आ इन्होंने दिया। वो कर दिखाया है जो आपको सालों के जो हैं इंस्टीट्यूशंस और ये कॉलेजेस, बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज, लॉ स्कूल भी आपको बिल्कुल, नहीं हमने- सिखाते, जो इन्होंने यहाँ साबित किया विदाउट एवर मे बी बिल्कुल, वेंट अब टू break लॉ का time स्कूल, हो आई गया डोंट नो, अभी। लेकिन इंप्रेसिव इंप्रेसिव है। एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, कहीं जाएगा नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी भाई बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं। हाँ, क्रिकेट की बड़ी अच्छी हाँ, खबर, बड़ा वही ना। हैपनिंग रहा क्रिकेट यार। क्रिकेट पाकिस्तान तो- पहले मुंह बना होता था हमारा, ईमान से आते थे ना, ऐसे हम सेगमेंट कर रहे होते थे कि क्या बात करें यार, जैसे हाँ। तब चढ़ी है, गुस्सा चढ़ा है, किस तरह खेल रहे हैं, क्या हो रहा है। अब ये कि हम भी मुस्कुरा रहे होते हैं, जुहेब, मैं और वो एनालिस्ट तो माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। 365 डिग्री पे जो है शिफ्ट कर दिया ये पाकिस्तान। क्या हुआ? ये क्या हुआ ये ये पता नहीं क्या हुआ, टीम दोबारा से ही खेले। अनप्रेडिक्टेबल टीम है ना पाकिस्तान की, जब बिल्कुल दे आर बीइंग पुश्ड टू द वॉल सो मच, तो वो बाउंस बैक करते हैं। कितना ईवल आए ऑफ, ईवल आए जो नजर लगी हुई थी, तो वो उसका जोर टूट गया है। अच्छा जी, तीनों वनडेज पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया। इससे पहले आपने देखा कि हमने साउथ अफ्रीका को भी हराया। और एक यही नहीं हुआ, राइजिंग स्टार्स ने हमारी ए टीम ने इंडिया को हराया है भाई। यस, बदला लिया है। वहां तो खामोशी, खामोशी नहीं, वहां तो रो रहे लोग। वहां तो इंडिया मातम में हो रहे होंगे, मातम हो रहे हैं, Oh बिल्कुल ऐसे ही है। ये मुझे इसका जरा बताओ। ये और फिर एक और बदला, इसका बताना एक और बदला साउथ अफ्रीका ने लिया। साउथ अफ्रीका ने टेस्ट भी हरा दिए इंडिया को। अच्छा, मेरा ख्याल है वो जो बैड लक थी ना, वो सारा जाके उधर चली गई है। टेस्ट मैच रहा है, तुम हाँ, दसो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, तो हमें क्या बात सीनियर है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एक पर्सन याया हुसैनी ज्वाइन किया है। हमारे दोस्त भी है बहुत अच्छे। याया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, वालेकुम अस्सलाम ज़ुहैब और अस्सलाम वालेकुम नादिया। जी, गुड मॉर्निंग। मैं कहा अभी तो बड़ी अच्छी अच्छी खबरें मिल रहे हैं यहाँ, वेरी प्राउड ऑफ द बॉयज। हाँ, अच्छी अच्छी खबरें मिल रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल है सुबह सवेरे जब आप आती हैं तो मिठाई की दुकानें बंद होती है, वरना आप ज़ुहैब के लिए गुलाब जामुन जरूर लेकर आते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा अभी खुलने वाली है दुकानें कराची में, 11-12 बजे ऑर्डर दे देंगे। क्यों नहीं? मंगवा लें आप ज़ुहैब के लिए। ये वैसे वाकई लगता है कोई बच्चों को ना नजर लग गई थी, अभी माशाल्लाह ठीक हो गए हैं, सब सही फॉर्म में आ गए। हुआ क्या एकदम? देखिए नादिया, बात दरअसल ये है कि वो कहते हैं ना कि जीत के बहुत ज्यादा दावेदार होते हैं, लेकिन हार यतीम होती है। ये तो तो है। जीत गए हम, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और जिस तरह ज़ुहैब ने बताया, अगर मैं एक लेमैन की हैसियत से बात करूं तो भारत कल घर में हारा, 3 दिन में हारा। और उसके बाद कल भारत की ए टीम को हमने दोहा में शाहीन्स के साथ 8 विकेट से हराया। कल रात को रावलपिंडी में हमने श्रीलंका को तीसरे एक रोजा मैच में शिकस्त दी, 3-0 से सीरीज जीती। पहले शाहीन्स की मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि शाहीन्स ने बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया। और मास सदाकत की खास तौर पर मैं बात करना चाहूंगा। ये वो खेल का अंदाज है जो मुस्तकबिल में मॉडर्न डे क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट को चाहिए। 2 मैच, 2 मैन ऑफ द मैच,
मास सदाकत। कल उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट 79 रन स्कोर किए, पाकिस्तान की जीत में मरकजी किरदार अदा किया। इससे पहले 90 प्लस उन्होंने ओमान के खिलाफ किए थे। तो चलें, ये अच्छी बात है कि हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं वो टीम के लिए खेल रहे हैं, वो अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए नहीं खेल रहे, वो टीम की जीत में। तो ये मास सदाकत ये पीएसएल वगैरह में खेल चुका है ना, बिल्कुल एफर्टलेस वो खेल रहा था। 50 के बाद खैर उसे एक चांस भी मिला, लेकिन वो 50 रन हो चुके थे, मैच निकल चुका था हाथ से। जी बिल्कुल जोएब, लेकिन आप अगर इंटरनेशनल क्रिकेट को आजकल देखें ना, तो यही क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, लेकिन आपने जनाब चांसलेस क्रिकेट खेलनी है, फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान शाहीन्स को, और पाकिस्तान शाहीन्स की ब्रिलियंट कारकर्दगी पर पूरी कौम को मुबारक। लेकिन पाकिस्तान टीम की जीत पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने 3-0 से श्रीलंका को हराया जरूर है, लेकिन हमारे बहुत सारे फ्लॉज हैं, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जो अभी आइडेंटिफाई होने बाकी हैं। कल श्रीलंका के कप्तान आसालंका नहीं खेल रहे थे, उनके नंबर 1 स्पिनर हासारंगा नहीं खेल रहे थे। उसके बावजूद वेटसन ने जिस तरह कल बॉलिंग की और जिस तरह उन्होंने गेंद को घुमाया, वो सबके सामने था। 211 के ऊपर जो श्रीलंका की एफर्ट थी वो सबके सामने थी। हम क्या कर रहे हैं? हम वही चले हुए खिलाड़ियों को, पुराने खिलाड़ियों को इन छोटी टीमों के खिलाफ खिला रहे हैं, उनसे कारकर्दगी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर। आप अगर देखिए तो आपको नए खिलाड़ियों को आजमाना होगा। सही। हमारे जो बड़े खिलाड़ी हैं वो छोटी टीमों के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस देकर जो है वो सीना चौड़ा कर लेते हैं। ये नहीं चलेगा। मुस्तकबिल में आपको नए खिलाड़ियों को मौका देना पड़ेगा। आप 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। शाहीन अफरीदी ने कल दूसरी ट्रॉफी उठाई है, 2 मैचों में 1 विकेट उनके नाम पे ऊपर है। आप अबरार के साथ क्या कर रहे हैं? 3 मैचों में उसने 10 आउट किए हैं, एक खिलाते हैं, दूसरा बैठा देते हैं। उसके बाद वसीम जूनियर ने कल मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया। फैसल अकरम ने कल 2 विकेटें हासिल की। आपको वो जिता रहे हैं जो टीम में नहीं है, जो टीम में है वो जिता नहीं रहे। और बैटिंग में देखे ना, आपने सही कहा कि बेंच टेस्ट करना चाहिए था ना हमें। और बैटिंग भी कोई खास एवरेज 55 रन बनाए फखर जमान ने 45 बॉलों पे, और बाबर आजम 34 रन 52 बॉलों पे। इसी तरह 92 बॉल्स पे रिजवान ने 61 रन बनाए। तो वो रन रेट तो लेके नहीं चल रहे बहरहाल जो हमें चाहिए। इतना कम टोटल था, कोई प्रेशर नहीं था। आपको एटलीस्ट रन बॉल तो खेलना चाहिए था। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ जोएब, यही बात है। और नादिया जो है वो अंगुश्ते बुलंदा है कि जनाब ये क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, टेक्निकल बातें कर रहे हैं। नादिया बिल्कुल हम आपको नहीं फंसा रहे, बिल्कुल हम आपको मैं अगला सवाल सोच रही हूँ। मैं अगला सवाल मैं कंफ्यूज हूँ। आपने वजह फरमाया, बिल्कुल यही। मैंने 2 सवालों में कंफ्यूज हूँ। ऊपर यार 50 कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैं आपसे कर रहा हूँ। आपको तो ऐसा खेलना चाहिए कि लगे कि भाई हमारे तो ये करीब करीब भी नहीं है। आपने दूसरा एक रोजा मैच देखा था जुनूबी अफ्रीका का? जी जी। उन्होंने आपको आउट क्लास कर दिया था, थ्रैश कर दिया था। ये परफॉर्मेंस आपकी कहां नजर आ रही है? हम कराची से खैबर तक मुबारकबाद देने लगते हैं, सदर, वजीर आजम, गवर्नर, वजीर आला, बस टीम जीतती है मुबारकबाद। बिल्कुल देना चाहिए मुबारकबाद, लेकिन भाई फिर एहतसाब भी होना चाहिए खराब कारकर्दगी के ऊपर। कल क्या जरूरत थी रिजवान को खेलने की, मुझे आप बताइए। हफीजुल्लाह कल जब विकेट कीपिंग कर रहे थे, साहिम अयूब को कल बाहर बैठाने की क्या जरूरत थी? क्या बाबर आजम बाहर नहीं बैठ सकते थे? लेकिन छोटी टीमों के खिलाफ थोड़ी बाहर बैठेंगे। सही बात है, सही बात है। तो मुझे बताया, अभी जो सीरीज आ रही है आया जिम्बाब्वे और श्रीलंका, तो श्रीलंका तो डाउन एंड आउट है ही, नजर आ रही है डाउन एंड आउट है। जिम्बाब्वे ऑलरेडी कोई ऐसी बड़ी टीम नहीं है, तो हमें इनसे भी अगर जीत जाते हैं तो कोई ऐसा बड़ी कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी। आपने सही कहा कि अभी रियल टेस्ट आना बाकी है जब टीम टूर करेगी कहीं। जोएब मुझे नहीं पता, खैर नादिया तो है ही जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और पिंडी की। आप पता नहीं पिंडी गए हैं, आपने वहां की पिच देखी है या नहीं देखी, लेकिन इससे बेहतर मौका मिलेगा नहीं रन्स करने का, बहती गंगा में हाथ धोने का। टीम अनाउंस हो चुकी है, हसन नवाज टीम से आउट हो गए हैं, समद टीम में वापस आ गए हैं। यही खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ। इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी, लेकिन जीत अगर हम मुस्तकबिल के तकाज़ों को देखते हुए हासिल करें, अपने नए खिलाड़ियों को ट्राई करें तो अच्छा होगा। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बाबर आजम का बताएं, वो कैसा खेले? क्या बताऊं? बाबर आजम कैसा खेल रहे अभी? 34 रन बनाया उन्होंने। हाँ। देखिए बाबर आजम के बारे में नादिया हमें बात नहीं करना चाहिए। बाबर आजम 10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, जो उनका नाम है, लोग उनको देखने के लिए आते हैं। उनको तो खेलते हुए देखकर हमें ये अंदाजा कर लेना चाहिए ये बाबर आजम है। लेकिन बाबर आजम जो है वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपनी फॉर्म को तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल। आई थिंक मेरा ख्याल है कि
उनके बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा और यार देखे ना, हैरत अंगेज बात यह है कि बाबर आजम जैसा टेक्निकली करेक्ट लड़का बोल्ड हो रहा है, ये एक बड़ी अलार्मिंग बात है। क्या ख्याल है? देखिए, बोल्ड होना, रन आउट होना, एलबीडब्ल्यू होना, मैं सब मानता हूँ, लेकिन देखें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। रोहित शर्मा नहीं खेल सकते थे, विराट कोहली नहीं खेल सकते थे। अगर हमारे पास ऐसा कोई वर्ल्ड कप जिताते थे ना, वो 4 साल के लिए, उसका मेरा मतलब है टाइम पक्का हो गया था। दुनिया में ऐसा नहीं होता। जो रूट नहीं खेल रहा, उसकी फॉर्म, उसकी फिटनेस देखिए, उन्होंने उसको टेस्ट क्रिकेट तक रखा हुआ है। लेकिन एटलीस्ट सेंचुरीज वगैरह देखें फिर भी आई हैं। हम तो ड्राइड अप हो गए थे, ना रिजवान परफॉर्म कर रहा था, सलमान अली आगा की तरफ से भी एक सेंचुरी आई, बहरहाल बाबर आजम ने भी एक सेंचुरी बनाई दी। तो ये खैर एक साइन तो अच्छा है पाकिस्तान टीम के लिए। अब देखना यह है कि इसको कैपिटलाइज कैसे करते हैं हमारे प्लेयर्स। बिल्कुल ठीक है आपने, लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है कि आगे देखना होगा आपको, नए खिलाड़ियों को आपको मौका देना पड़ेगा। सही है। और ये जो बॉलिंग में मैं अक्सर ये थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार होता हूं कि भाई आपने खिलाना किसे है? वसीम जूनियर को खिलाना है? आपके पास देखे ना, स्पिनर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। साइम अयूब भी बॉलिंग करा लेते हैं, सलमान अली आगा भी स्पिन करा लेते हैं। तो डाउन दी ऑर्डर हमें प्रॉब्लम आ रहा है कि किसको सेलेक्ट करना है, किसको रखना है। क्या ख्याल है आपका? अभी 2 दिन पहले मेरा ख्याल है शायद आप लोग शो कर रहे थे, जी जी। आप ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी के ऊपर बात कर रहे थे जी, और बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, वो हवा में, कुछ भी नहीं पता कौन कंफर्म है, कौन कंफर्म नहीं है। जिनके हाथ में टिकट है उनको कह रहे हैं लाइन में खड़े हो जाएं, जिनके पास टिकट नहीं है उनको कह रहे हैं लाइन में आ जाइए। तो बस ऐसे ही चल रहा है। ये कौन से जिन है? आप खुद तय कर लीजिए। ये कौन से जिन है? ये आजर चमकी टाइप जिन है या ये वैसे जिन है? कौन से जिन है? नहीं, अब आपने हवाला दिया है तो या क्लियर करें कि कौन से जिन की बात हो रही है और कहाँ है ये वो जिन? सुहेब, आप नादिया को बताइए, वो कुछ हवाले होते थे, बस हवाला देकर हम निकल जाते थे। सही बात है ना, ये भी बड़े ताकतवर जिन हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन देखिए एक बात है, आपसे इसमें बात नहीं हुई हमारी, श्रीलंका ने बड़ी दोस्ती निभाई एक तरीके से, हमारा साथ दिया ऐसे टाइम पे, क्रूशल मोमेंट पे, जब वो जा सकते थे और उनके पास जस्टिफिकेशन भी मौजूद थी, लेकिन वो नहीं गए और उनको कन्विंस किया हमारे चेयरमैन ने। देखिए सोहेब, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच श्रीलंका, श्रीलंकन गवर्नमेंट, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन प्लेयर्स। बट ऑन द अदर साइड आप ये भी देखें सोहेब, हमारे सदर, हमारे फील्ड मार्शल, हमारे वजीर दाखिला, उनकी एफर्ट अपनी जगह। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जनूबी अफ्रीका की टीम खेल रही है ना, कोलकाता में ब्लास्ट हो गया, बाकी मुल्कों में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, वहां तो टीमें नहीं छोड़कर जाती। ये सारी चीजें हमें क्यों फेस करना पड़ती हैं भाई? क्या हो गया? हम आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दे रहे हैं, हमारी फौज, हमारी रेंजर्स, हमारी पुलिस आपको साउंड एंड सिक्योर कर रही है, कंसर्न अपनी जगह पर है। हमारे साथ ही होता है भाई, ये बाकी दुनिया में तो नहीं होता ये। सही बात है, सही बात है। हाँ ज़ाहिर है, लेकिन देखे ना वो ये है कि हिस्ट्री रही है ना थोड़ी सी। न्यूजीलैंड की टीम वाला मामला हुआ, फिर श्रीलंका पे तो हो भी चुका है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा अप्रिशिएट करने वाली बात है श्रीलंका टीम को। नहीं तो मेरा ख्याल है कि बहुत क्लियर लाइन लेनी चाहिए। और ठीक है, फील्ड मार्शल, वजीर आजम, वजीर दाखिला, उन्होंने एफर्ट किया, बट दुनिया को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है, और हमने जिनके साथ अच्छा किया वही हमें आके दिखा रहे हैं, लेकिन हमें जवाब देना आता है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि अब दुनिया को इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनली जो है वो अपना इमेज बनाया है, दुनिया को पैगाम दिया है। अब खेल को खेल ही लेना चाहिए, सियासत से अलग रखना चाहिए। ये बात ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं हटके आपसे पूछूं कि स्टिल जो हमारे मामलात हैं भारत के साथ, उसमें आप ये रैपर तला अंजुम का जो है, हम उस पर भी बात भी करेंगे, जो उन्होंने हरकत की है उसको आप कैसे देखेंगे? कि ठीक है पॉलिटिक्स को आप ना लेके आए, लेकिन फिर भी कुछ मामलात हैं जिसमें आपको बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि आपके मुल्क का और आपके लोगों की जो रिस्पेक्ट है, दैट कम्स फर्स्ट मोर देन एनीथिंग एल्स। तो आप उस वाक़े के बारे में जानते हैं और कुछ कहना चाहेंगे उस पर? नहीं, मुझे नादिया बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता, मुझे आपके तवज्जुह से इस बारे में पता चला। अच्छा, मैं आपसे ज़ुहैब बताएंगे आपको। ज़ुहैब असल में हुआ ये कि वो हमारे रैपर हैं, एक सिंगर है हमारे, तो वहाँ एक कॉन्सर्ट में वो गए, नेपाल में कॉन्सर्ट में गए, और वो हम फुटेज भी चला रहे हैं। भारत का झंडा
ठीक है, हम झंडे की रिस्पेक्ट करते हैं हर मुल्क के, बेशक। लेकिन एक हॉस्टाइल नेशन है, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, दहशतगर्दी हमारे मुल्क में करवा रहा है, उसके बावजूद उसका झंडा कोई आपको दे भी देता है तो उन्होंने बाकायदा उसको एक प्राइड समझा और अपने पीछे उन्होंने झंडा रख के उसको लहराया भी और सारी चीजें एक ओन सा कर लिया उन्होंने, जैसे वो भारतीय नेशनल है। तो ये जरा ऑकवर्ड लगा पाकिस्तानी फैंस को। आप क्या समझते हैं? क्योंकि देखिए खेल और आर्ट हम कहते हैं देयर आर नो बाउंड्रीज, लेकिन फिर भी कुछ लिमिट होती है। हाँ, आप इसको किस तरह देखते हैं? कुछ आर वी मिसिंग समथिंग? बिल्कुल, हालात और वाकयात को देखकर आप मुल्क के सफीर हैं, आपको इन चीजों को देखकर चलना चाहिए और इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। आपका सवाल उठाना बिल्कुल जायज है, लोगों के जज्बात का एहतराम करना चाहिए और किसी भी मुल्क का जो झंडा है वो इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जो इस वक्त हालात और वाकयात हैं उसको देखते हुए जो है वो तला अंजुम के ऊपर जो सवाल है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उनको भी इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, सही बात। बिल्कुल, बहुत thank शुक्रिया you. याया हुसैनी ने हमें वक्त दिया और हमारे दोस्त भी है और बड़ी अली मजे की रहमान बात से भी होती है। पूछेंगे इसके बारे में। सही है, अली रहमान भी हमारे साथ और होंगे, उनके break के बाद। बड़ा हिट ड्रामा सीरियल चल रहा है सौदा, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टे विद अस, कीप वाचिंग एक break के बाद राइज एंड वापस शाइन। जी देखते रहे अभी राइज एंड शाइन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हम थोड़ी देर में अली रहमान द फेमस फिल्म स्टार एंड टीवी एक्टर, उनसे हम बात करेंगे लाइव ऑन द शो। लेकिन अभी बड़ी ज़रूरी बात है भाई, ये कुछ अच्छा नहीं हुआ। बिल्कुल, शो के आगाज में भी हमने थोड़ी सी इसकी बात की थी और ये कुछ अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, कोई हम ये तनकीद वो तनकीद नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि हम किसी को पॉइंट कर रहे हैं फिंगर किसी के ऊपर कि ऐसा क्यों कर दिया वैसा क्यों कर दिया। पूरे हालात और वाकयात का जायजा लेने के बाद ये ऑब्जेक्शनेबल बात नजर आ रही है। ठीक है, तो जरा इस कॉन्टेक्स्ट में ही देखें हमारी इस तनकीद को। एक हमारे रैपर हैं तला अंजुम, उन्होंने एक नेपाल में कॉन्सर्ट था, कॉन्सर्ट में भी गए वो, ठीक है, उन्होंने परफॉर्म भी किया और वहां पर सारे लोग फैंस होंगे, इंडियन फैंस भी होंगे, वहां होंगे, वहां पाकिस्तानी फैंस वो एज ए पाकिस्तानी ही गए थे ना, वहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ही गए थे, बिल्कुल ऐसे नेपाल पे। नेपाल में गए और वहाँ उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे और साथ में पता नहीं इनको क्या हुआ, इनके साथी ने नेपाल का फ्लैग उठाया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने भारत का जो है परचम लहराया और उसको काफ़ी देर तक ये इस तरह इन्होंने उठाए रखा। व्हाट वर यू थिंकिंग तला? काफी देर दिमाग तक में क्या चल रहा था? अच्छा, मैं सिनेरियो अगर थोड़ा सा डेवलप करें, इस सिनेरियो ये भी हो सकता है कि देखिए जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं आपके फैंस होते हैं, आप फैंस की रिस्पेक्ट भी करते हैं। किसी ने आपको, यानी फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट की बात कर रहा हूँ, किसी ने आपको झंडा थमा दिया, ठीक है, आपने रिफ्यूज नहीं किया, आपने ले लिया। आप बेहतर ये भी तरीका हो सकता था कि आप उसको लेके तय करके या जैसे भी हो किसी को दे देते स्टाफ में जो वहां पर होता है स्टेज पर, या फिर उसको वापस दे देते, तो ज़ाहिर झंडे की बेहतरामी भी ना होती और आप ये बताते कि भाई मैं पाकिस्तानी हूं और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं पाकिस्तान का झंडा ही लहराऊंगा या पाकिस्तान के दोस्तों का झंडा। लेकिन आपने ये किया कि लेने के बाद, किसी ने अगर आपको दिया मुमकिन तौर पर, लेने के बाद आपने उसको रखा भी, आपने उसको खोला भी, फिर आपने और डिस्प्ले किया काफी देर तक, अपनी कमर पे रख लिया आपने। तो इसका मतलब है कि आप जैसे ओन कर रहे हैं और आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। यानी जो परसेप्शन गया है ना, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि लग ऐसा रहा है कि आपने मोहब्बत का इजहार किया। और ये तला पूछते भी रहते हैं कौन तला कौन तला। अब वाकई समझ में नहीं आ रहा कि तला कौन है, किस मुल्क से इसका ताल्लुक है। तला बड़े अफसोस की बात है ऑनेस्टली। ये किया क्या आपने? क्या आप होश में नहीं थे, आपको नज़र नहीं आ रहा था, या जब पाकिस्तान भारत की जंग में छिड़ी आप उस वक्त सो रहे थे, याददाश्त खो गई थी आपकी? अंदाज़ा भी है आपको क्या हुआ था? जंग छिड़ी है दोनों मुल्कों में और जिस तरह की वो धमकियां देते हैं और जो वो चाहते हैं पाकिस्तान के लिए कि आपको, और वो जिस नेशन को मिटाना चाहते हैं उसमें आपके घर वाले भी हैं। ये सिखाया आपको। आप जो बने हैं, जो आज कौन तला है, जो उनको जानते भी हैं कुछ लोग, वो एज ए पाकिस्तानी रैप आर्टिस्ट जानते हैं। अगर मकसद था कि और कुछ मिलियंस ऑफ क्या कहते हैं फैंस फॉलोअर्स आपने लेने हैं, तो ये जो थे ना मिलियंस खो गए, ख़त्म हो गए। नए फैंस के चक्कर में आपने पुराने जो अपने फैंस हैं उनको खो दिया और बहुत ही दुख हुआ आपकी इस हरकत पे। बड़ी बड़ी शर्मनाक बात है। एंड यस यू आर आंसरेबल। आपके फैंस जो हैं चाहते हैं कि आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बैन लगना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए और पता नहीं क्या क्या। वापस तो इधर ही आना है ना बेटा, तो या वहीं रहना है, कहीं इधर उधर फ्लाइट लेके कहीं और जाना है? कहाँ जाओगे? अपना मुल्क आपकी पहचान है, रिस्पेक्ट देना आपका फर्ज। क्या आप हमारा जुनून, हमारा शौक, हमारा फर्ज है और हम करते हैं दिल से।
अपने परचम की इज्जत करते हैं। आप तो दुश्मन के परचम को लहरा के आ गए हो नेपाल में, क्या किया तुमने? बिल्कुल। और देखिए अगर इतना हॉस्टाइल ना होता ना भारत, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बड़े अकोमोडेटिव हैं, लेकिन गिव हिम सम मार्जिन। हो सकता है कि स्पर ऑफ द मोमेंट में हो गया हो सकता है स्पर ऑफ द मोमेंट में हो गया। मैं बहुत सारे सिनारियो सोच रही हूँ कि ये हो सकता था, वो हो सकता था, और एक भी फिट नहीं बैठ रहा यहाँ कि मैं किस तरह से क्या एक एक्सप्लेनेशन पेश करूं कि जी ये शायद गलती, शायद ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके पास कोई सफाई है तो अंजुम, यस यू आर आंसरेबल, यू आर आंसरेबल टू द एंटायर नेशन। ये जरा बता दें कि यहाँ पर हम किसी की हुब्बुल वतनी या किसी की पेट्रियटिज्म पर कोई हम क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर रहे, कोई क्वेश्चन नहीं है। आप एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी बिल्कुल हमारी तरह होंगे और कोई इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद हैविंग सेड दैट, ये जो थोड़ा सा ये पोस्चर आपका ये जेस्चर गया है, ये पाकिस्तानी फैंस का दिल दुखा है इससे। अब दिल दुखा है, अब इसके लिए आपको क्या करना है ये आप खुद, आपका फैसला है। जी यू आर द वन हु इज, बिल्कुल। जंग के दिनों में भी कुछ अरसे बाद ही इनका ट्वीट आया था। तो तला अंजुम, ये क्या है, जब आप एक आर्टिस्ट होते हैं ना एक मुल्क के, अल्लाह आपको इतनी इज्जत दे, आपको याद रखना चाहिए कि आप किन लोगों की वजह से बने हैं, आपकी पहचान क्या, आपकी रूट्स क्या हैं। आप जब भी पता है कि आप कहीं जाते हैं, कुछ कहते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। जी, ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आप मुझे बताएं कि कितने आर्टिस्ट हैं इन एनी सिचुएशन, एनी इंडियन आर्टिस्ट, भारत का आर्टिस्ट ये करेगा जो आपने किया? नहीं। और एक क्या और पाकिस्तान के फ्लैग को वो इज्जत देंगे, लहराएंगे ऐसे? एक और सिनेरियो, आप किधर थे? आप क्या दिमाग में चल रहा था? एक और सिनेरियो देखें आप, एम्बेसडर होते हैं ना, आप क्रिकेटर्स ने उस मुल्क हाथ नहीं के मिलाया। एम्बेसडर होते हैं। अब फर्ज करें कि कोई खेल से किसी का ताल्लुक नहीं, क्योंकि एम्बेसडर जाए यहाँ पर, एक्चुअल जो एम्बेसडर होता है वो पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा हो और वो झंडा उसके हाथ में भारत का हो, तो क्या परसेप्शन जाएगा कि यार ये एम्बेसडर पाकिस्तान के थे, रिप्रेजेंट इन्हें पाकिस्तान को करना था, झंडा इन्होंने भारत का उठा लिया, ये क्या किया इन्होंने? तो बिल्कुल इसी तरह आप एक एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, वहां परफॉर्म कर रहे थे और वहां झंडा आपके हाथ में भारत का था। हमें या फिर पाकिस्तान का झंडा उठा ही नहीं, चलो आप लेके जाते पाकिस्तान का झंडा और मैं आपको वो रखते इसके अपने पास। कॉन्सिक्वेंसेस, मेरा बेटा है बड़ा फैन था, जी जी, था तला अंजुम को, नाउ ही डज नॉट लाइक यू एट ऑल। और हाँ, उसी के दिल अल्फाज है, मामा बहुत गलत किया इसने, मैं इसका कोई गाना नहीं सुनूंगा, ही इज ऑलरेडी अनफॉलोड यू एंड मिलियंस मोर विल अनफॉलो यू। इसको बहुत अफसोस की बात है। देख, कुछ चीजें होती हैं, गलतियां होती हैं, बेवकूफी होती हैं, समझ आती हैं, चलो आप भूल जाओ, यू मूव ऑन, बट नॉट फ्रॉम दिस। इससे कैसे मूव ऑन हम करेंगे? इसको भी हम गलती तस्वीर, क्योंकि ये एक आप देखिए, ये बहुत नहीं, ये गलती नहीं है जोए, प्लीज, ये गलती नहीं है, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत हुआ है और आपने किया है होशो आवाज में। क्यों भला, क्यों? यू आर आंसरेबल। तला अंजुम से सब पूछेंगे क्यों? बेहतरीन इसको अवॉइड करने का तरीका यही था कि आप एहतराम के साथ इसको वापस कर देते। जी बिल्कुल, बेहतरीन इसका बिल्कुल, तरीका था, लेकिन शायद आपके जहन में वो चीज ना आई हो। नहीं, पहन भी लिया इन्होंने परचम पहन भी लेकिन लिया आपने, भारत अच्छा का। हाँ, ये आपने सीखा, कंटिन्यू किया उसको। और काफी एक बार होता है देर कि आप तक, कुछ कर लेते हैं, एकदम से आप सोचते हैं कि नहीं यार ये अच्छा हाँ, नहीं रहा, तो आप फौरन उसको अपने दोबारा, एक दो लेकिन आप सेकंड काफी की भी देर बात तक होती उसको, है। हाँ, एक दो सेकंड की बात मतलब नहीं है। जैसे कि ये आप करना चाह रहे थे, जैसे कि लग रहा था कि ये मतलब पूरा उसका हिस्सा है परफॉर्मेंस का, लेकिन बेटा आपको नहीं पता था, आपके जो आप किस मुल्क से आपका ताल्लुक है? पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। आपका पासपोर्ट पढ़ो, देखो उस पे क्या लिखा है, ठीक है? जरा सा, हाँ, और इसके बाद क्या के कॉन्सिक्वेंसेस, कितने आपके फैंस को बुरा लगेगा, कितना उनको दुख हो, नहीं सोचा था। बिल्कुल। तला अंजुम, चलो ईमान से देखिए, वैसे सालों बनते हैं, स्टार बनते हुए सालों लग जाते हैं और दिल से उतरते हुए एक लम्हा लगता है, और तुम उतर गए दिल से। बहरहाल देखिए, जो मोहब्बत करते हैं फैंस पर, ज़ाहिर उनका हक भी है कि वो अगर कोई ऐसा कुछ देखे तो आपसे नाराज भी मैं हो। पसंद करती थी, मैं बड़ी फैन थी। एक ब्रेक हमने लेना ना दिया, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। डिसअपॉइंटेड, जी, जी। एक्सट्रीमली। एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, कहीं जाएगा नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज राइज एंड शाइन में हमारे साथ हैं अली रहमान, फिल्म स्टार हैं, कमाल एक्टर भी हैं, बड़े चैलेंजिंग रोल्स जो हैं आपने करते हुए उनको देखा है, चाहे गुरु हो, है ना, हरीम के साथ जो उनकी फिल्म और ड्रामे हमने देखे हैं। इसके अलावा अभी आजकल सौदा में बड़ा चैलेंजिंग रोल कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त, और फिर केस नंबर 9 में भी स्पेशल कैरेक्टर है उनका। वो उनकी अपीयरेंस, हाँ, मैंने देखी है, स्पेशल कैरेक्टर उसमें। वो समझ नहीं आ रहा वो क्या उनका, वो क्या करना है उस कैरेक्टर ने, क्या ब्लास्ट करना है आगे जाके, ये समझ नहीं आ रहा। उम्मीदें उनसे बहुत हैं और उनसे जरा गपशप करते हैं, बातें करते हैं। अली, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग जी, हियर फ्रॉम ह्यूस्टन। यहाँ तो हमारा गुड इवनिंग है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ये कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक सही। है, आप बिल्कुल ह्यूस्टन में क्या कर रहे हैं? ये अवार्ड्स के बाद लगता है वापस नहीं आए। नहीं जी, हम आए हुए हैं यहाँ, एक क्रिकेट मैच हो रहा है क्रिकेट वाला। PCCL के नाम से, तो हम उसको अटेंड कर रहे हैं। यहाँ काफी सेलिब्रिटीज और क्रिकेटिंग लेजेंड्स आए हुए हैं, तो Oh, wow. एक एग्जीबिशन मैच बिटवीन ऑल ऑफ अस हो रहा है। बड़ा अच्छा एक तो माहौल इंडिया है और इंडिया अच्छी इंडिया से भी camaraderie है। कोई लोग आ रहे हैं? इंडिया से भी है मैच ये? नहीं जी, ये पाकिस्तानी, हमारे साथ पाकिस्तानी स्टार्स आ रहे हैं और इसके अंदर ऑफकोर्स हमारे पाकिस्तानी लेजेंड्स अब्दुल रज़ाक ये साहब, PCCL करके तो नहीं है। कामरान अकमल को भी मैंने देखा। PCCL। पाकिस्तान सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग है। ओह वाह, ये नहीं है। क्या बात है। जबरदस्त। अब मैं भी सीख रही हूँ क्रिकेट के बारे में। तो क्या हो रहा है वहां पे तक? क्या मैचेस हुए हैं? थोड़ा सा बताओ रौनकें और ये कि कितना एंजॉय कर रहे हैं सब सारे आर्टिस्ट साथ हों। बस कितना बहुत पार्टी एंजॉय होती कर है रहे हैं भाई। हम। बड़ा मुश्किल होता है हम सब इकट्ठे करके एक साथ एक कमरे में भाई, और कुछ दिनों के लिए बंद कर देना और एक क्रिकेट मैच कराना। बड़ा अच्छा एक माहौल है। हम लोगों ने एग्जीबिशन मैचेस किए हैं, पिछले 2 दिनों से हम खेल रहे हैं और एक्चुअली इट्स बिन बहुत ज्यादा फन। एंड अभी बस हम लोग, आज हमारा एक्चुअली क्लोजिंग सेरेमनी है, जिस मैं अभी बाहर ही खड़ा हूँ, आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। ये आप कौन सी टीम खेल क्या रहे हैं? जीता? कौन अली हारा? खेल रहा है या अली खेल रहे हैं? हमारी टीम थी, हाँ जी, हम खेल रहे थे, हमारी टीम जीत गई। अब्दुल रज़ाक हमारे टीम कैप्टन थे और बड़े हमने, हमारी टीम में काफी ज्यादा एक्टर्स थे। फैसल तो कुरैशी हमने को हरा उनके दिया साथ- आपने या वो आपकी टीम में थे? एजाज असलम को फैसल हराया। भाई को हमने हरा दिया, बिल्कुल। फैसल भाई की टीम जो है ना हार गई, और फहद मुस्तफा की टीम? वो भी अनफॉर्चुनेटली हार गई। अरे But यार, जीत ये हम दोनों सारों बड़े की बनते थी। हैं It क्रिकेट। was बिल्कुल बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं दोनों, स्पेशली फैसल भाई और फहद तो इज वेरी फैसल को तो हारना बिल्कुल पसंद नहीं। साथ बड़ा जबरदस्त हमने एक एग्जीबिशन मैच किया। दोनों आवा दी बिल्कुल दोनों को बस the thing is it's a friendly match, it's a camaraderie है हम सबकी, हम सभी नहीं, अच्छा है, दोस्ती स्पोर्टिंग एक्टिविटी हम, होनी एक चाहिए। दूसरे- आपका काम भी ज़ाहिर है इस तरह का है ना, काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते बिल्कुल, हैं। लेकिन स्पोर्ट्स खेलते हुए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए और दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट प्लेइंग एनी स्पोर्ट। बिल्कुल। एंड व्हाट अबाउट हार जीत तो होती रहती है जी। और आपके जो फैंस हैं ह्यूस्टन में, वहाँ के जरा पब्लिक का बताएं क्या रिएक्शन है, कितने खुश हो रहे हैं अपने फेवरेट स्टार्स एंड क्रिकेट स्टार्स, टीवी के भी क्रिकेट के भी, उनको देखते हुए? बस बेसिकली एक्चुअली ह्यूस्टन जो है, हाँ। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाए तो ह्यूस्टन में आई थिंक सबसे बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। अगर हम यूके के बाहर आए तो बहुत ही यहाँ लोग प्यार करते हैं हमसे, हमारी इंडस्ट्री से, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री से, क्रिकेट से, हमारे मुल्क से, और स्पेशली क्योंकि ये मुल्क से इतने दूर हैं, तो जब हम इधर आते हैं और इनके साथ हम कहते हैं टाइम स्पेंड करते हैं कम्युनिटीज के साथ, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत हमें प्यार मिलता है, बहुत मोहब्बत मिलती है और इतने मतलब कि हेल्पफुल लोग हैं। हर वक्त कोई ना कोई हमें खाने भी बुला रहा होता है, कुछ चाह रहा होता है कि हम किसी तरीके से जो है ना हमें वो एंटरटेन Host करें करें, या हमें बिल्कुल। वो होस्ट करें। तो बात इट्स सच अ नाइस फीलिंग बीइंग हियर। और ह्यूस्टन स्पेशली क्योंकि ह्यूस्टन में बहुत ही वाइब्रेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी है, बहुत ही, वो हर पाकिस्तान के लिए बहुत करते हैं, हम माशाल्लाह। पाकिस्तानियों के लिए बहुत करते हैं। और अली, हमारे जो राइजिंग स्टार्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने दोहा में हराया इंडिया को कल, पाकिस्तान ए टीम ने। तो मुझे बताएं, आपकी सेलिब्रिटीज का कभी ऐसा टूर्नामेंट हुआ या आपने कभी शिकस्त दी हो इंडियन स्टार्स को? कभी सामना सामना नहीं, हुआ? ऐसे सच मेरे आई डोंट थिंक मेरे करियर में ऐसे कुछ मैंने किस तरह के एग्जीबिशन मैचेस खेले, या ना ही मैं जानता हूँ कि ऐसे कुछ हुए हैं जिसमें हमने दूसरे मुल्क के साथ कभी खेला हो। बट आई मीन इट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद अदर कंट्रीज एंड उनको दिखाएंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट क्या होती है। अली, अभी हम आपकी पिक्चर्स चला रहे हैं, बिल्कुल करियर की शुरू की और उसके बाद जैसे ग्रूम हुए हो, जो माशाल्लाह, मतलब चेंज तो आता ही सब में विद एज, विद टाइम, लेकिन बड़े जबरदस्त ग्रूमिंग, ये बाल शाल लुक, ये क्या है, कैसे? बस ये तो टाइम के साथ आ ही जाता है। आई थिंक वो, बल्कि हम यही बात कर रहे थे कि इट टेक्स अ विलेज टू मेक एन एक्टर। आई थिंक एक्टर के करियर में जब शुरू में आता है तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है, हमें तो ये भी नहीं पता कैसे सीधा खड़ा होना है, कैमरे के सामने कैसे आना है। टाइम के साथ हमारे सीनियर्स हमें बड़ा इसमें हेल्प करते हैं, बड़ी हमारी ग्रूमिंग करते हैं। फिर साथ में जो हमारी टीम्स होती हैं, डिजाइनर्स, स्टाइलिस्ट, ग्रूमर्स, डायरेक्टर्स, बहुत उनका एक अहम किरदार होता अच्छा, है। ये अहम किरदार से तो- याद आया, केस नंबर 9 में तुम्हारा क्या किरदार है भाई? मैं तो
कुछ लग रहा है बड़ा हाँ, इंपॉर्टेंट होने unfold वाला होना है है अभी, हाँ बिल्कुल सही। हाँ, मतलब ये सवाल मुझसे बड़ा पूछा जा रहा है है, ना कि- और मैं बड़ी मुश्किलों से इस सवाल को इवेड करता हूँ क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है ना? और मैं चाहता नहीं हूँ कि लोगों के लिए ये जो है ना एक मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे जाऊं तो जैसे आजकल I think नहीं, मुझे अली याद है लेकिन जब जितना Marvel की नाइस फिल्में वो देखी बन थी रहा है ना, जितना देयर इज समथिंग फिशी आउट देयर, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ ना कुछ करेगा ये। ये जो आपने बात की ना, देयर इज समथिंग फिशी, यही बस आप बस देयर इज ऑलवेज समथिंग फिशी, क्योंकि अभी वो मशकूक सा कैरेक्टर है, लोग समझ नहीं पा रहे उसे, तो उसकी इंटेंशंस बाद में जाके क्लियर होंगी। सही बात तो आई है। थिंक बेहतर यही है कहना शहर को हिलाएं नहीं भाई। कि जस्ट वेट एंड सी। केस मत खराब करना शहर के लिए, बता रही हूँ नहीं, मैं किसी के लिए केस नहीं खराब कर रहा। है ना, बस मुझे लग स्पाइंग रहा है कर रहे हैं, अच्छा लेकिन आप positive स्पाइंग कर रहे हैं। है ना, कुछ है। अच्छा, ये मैं अभी क्या हुआ, आपका ड्रामा देख रही हूँ सौदा बड़े शौक से और बड़ी गहरी नजर जी, से। जी। यार बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग, खास तौर पे जब स्टार्ट हुआ जो उसका कॉन्सेप्ट है कि जी बच्ची जो है अपनी वाइफ को ट्रॉमा से बचाने के लिए और उसके हेल्थ रीजंस की वजह से किसी और की बच्ची लेके आते हैं, 1 दिन के लिए लाते हैं, 2 दिन फिर उसको रख ही लेते हैं और फिर उसके बाद उसकी जो एक्स बेगम है उससे शादी भी हो गई। मतलब स्टार्ट बड़ा सीरियस और बाद में बहुत मिर्च मसाला भी आ गया। ये अली, ये क्या हुआ, क्या हो रहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट था और जब मुझे ये इन्होंने एक्सप्रेस ने ऑफर किया था, तो जब मैंने पढ़ा तो मैं एक्चुअली आई कुडंट पुट इट डाउन, क्योंकि मैं भी आगे यही जब मैं पढ़ रहा था मैं कहा आगे क्या होता है, आगे क्या होता है। Yes. और मुझे आई थिंक ये बहुत ही कोई एक यूनिक सी स्टोरी लगी, क्योंकि आई थिंक इस तरह के, और जब मैंने रिसर्च भी की और जब मैंने राइटर से पूछा भी कि ये जो आपने लिखा है बेस्ड ऑन, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज ऐसा हो चुका है पाकिस्तान में। तो नहीं, बिल्कुल। आई थॉट इट वाज अ वेरी रेलेवेंट स्टोरी टू अली बिल्कुल एक ऐसा केस हो चुका है, और जहां से इग्नाइट हुआ ये सारा मामला, ये जो स्नैचिंग के मामलात, ये तो आए रोज लोग देखते रहते हैं ना, और एक केस ऐसा हो चुका है जी, बिल्कुल, कि बच्ची को गोली अदालत लगी। में फिर वो गए बिल्कुल उनके बिल्कुल parents। बल्कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में ऐसे केसेस हुए हैं जहां क्रेडल स्नैचिंग इसे कहते हैं कि माओ को बताया जाता है कि उनके बच्चे जो है ना वो दे डिडंट मेक इट, और वो आगे बच्चे जो है ना को या तो बेच देते हैं या फिर किसी और को अडॉप्ट करा देते हैं। तो आई मीन इट वाज क्वाइट अ रेलेवेंट स्टोरी, एंड मैं आपको पता है मैं जो है ना आई लाइक डूइंग स्टोरीज दैट हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ क्वेश्चन टू देम, Very तो true, बिल्कुल। जिसमें कुछ रियलिटी हो, कुछ मैसेज हो, तो मुझे बड़ा शौक है इस तरह के कैरेक्टर्स करना। और अली, मैं क्योंकि यहाँ वो, आपको कॉम्प्लीमेंट भी दूंगी फॉर चूजिंग सच वंडरफुल स्क्रिप्ट्स। आप यकीन करो, मैं इतने बड़े ड्रामे देख रही हूँ, बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस बहुत सारी, जो मार खा रहे हैं ना पहले 2-3 एपिसोड्स में खाते हैं, उसके बाद 5वें से जाके पिकअप हो रहा है। आपका सीरियल सौदा जो है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले सीन से, और पूरा पहला दूसरा एपिसोड इतना एंगेजिंग था, इतना इंटरेस्टिंग था, मुझे लगा मैं को मूवी देख रही हूँ। वेरी ग्रिपिंग, बहुत अच्छा। No, I'm glad that you're enjoying it, and बल्कि मुझे भी जो फीडबैक मिल रहा है आवाम से और लोगों से जब मैं मिलता हूँ, तो यही आप जैसी बातें करनी पॉजिटिव है, पीपल आर एंजॉयिंग द स्टोरी, दे आर फॉलोइंग इट, और उनको भी बड़ी इंट्रीगिंग स्टोरी लाइन लग रही है। आई थिंक टीवी पे हमने, पाकिस्तानी टेलीविजन पे एटलीस्ट इस तरह का हमने कोई प्ले नहीं देखा पहले, तो बड़ा कोई एक इंट्रीगिंग सा है, और आगे भी लोग यही पूछते रहते हैं, जैसे केस 9 में पूछते हैं कि आगे क्या होगा और इसका आगे हल क्या होगा, और थोड़ा मार्जिन होता है भी नहीं ना, हुआ ना अभी, थोड़ा मार्जिन होता है ड्रामाज में कि आप एग्जैजरेट कर दें, क्योंकि देखे ना एक ये इत्तेफाकात तो बहुत बड़े बड़े हैं कि उसी हॉस्पिटल में आना, फिर वही बंदा, ट्विस्ट भी बड़े हैं ना हमारे ड्रामास में, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी बड़े हैं, तो अनएक्सपेक्टेड सी चीजें भी हो जाती हैं जिसका हम बिल्कुल हमें अंदाजा नहीं होता। तो आई थिंक आगे जाके इज गोइंग टू गेट रियली मोर इंटरेस्टिंग, इंशाल्लाह आप देखेंगे। मैं कभी किसी व्यूअर का एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा ना बोलूं, क्योंकि जैसे वो मार्वल फिल्मों में लोग जो है ना स्लिप अप करके लोग बता देते हैं, मैंने उधर से सीखा है कि कुछ ना ही कहना बेहतर है। नहीं, और पता अच्छी बात है कि थोड़ा डिफरेंट है, वरना आजकल जो चीज चल रही है ना बहुत ज्यादा, वो यही है कि जी लड़का जो है बैड बॉय है और जबरदस्ती लड़की को अपने आप से मोहब्बत करवाता है। ये थीम क्यों इतनी टिपिकल, और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस यही बना रहे हैं, इसमें क्या किक है, क्या मजा है भाई, बताएं जरा, क्या 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 एक्साइटमेंट है? आई थिंक मुझे जो लगता है कि आई थिंक कभी कभार हमारे ड्रामे जो होते हैं वो आवाम की कासी होती, उनकी थॉट प्रोसेस होती है कि आवाम एंजॉय भी करती है इस तरह के ड्रामे। ये है कि अगर ड्रामे बन रहे हैं इस तरह के, इसका मतलब है कि लोग देख भी रहे हैं। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि अच्छे हैं बुरे हैं, ये मेरा काम नहीं है, मैं आई एम नॉट अ क्रिटिक, मगर मैं ये सिर्फ कहूँगा कि आई थिंक जहाँ इतने सारे चैनल हैं, इतने सारे ड्रामा बन रहे हैं, वहाँ हर किस्म की ड्रामे की जगह होती है, और एंटरटेनमेंट है। हर ड्रामे में आई थिंक जरूरी नहीं होता कि मैसेज दें, कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो
एक एंटरटेनमेंट वैल्यू बस की वजह से हीरो ही होते होता है हैं। उसमें, सही हीरोगिरी बात होती है। है। अच्छा, कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जो आप नहीं करते? हीरो कौन से कैरेक्टर्स, आप भी बड़े कैरेक्टर्स को ना करते होगे, ड्रामा को, स्क्रिप्ट्स को, कौन जी, से जी, वाले जी। यू से नो टू कि मैंने नहीं, मुझे ये नहीं करना, ये मुझे नहीं समझ आते? मुझे आजकल एक्चुअली मुझे जो है ना लोग कहते हैं कि हीरो हीरोइन की कहानी है और इसमें जो है ना हीरो ये करता है वो करता है। मुझे लगता है कि अब हीरो और हीरोइन को भी कैरेक्टर्स, दे हैव टू बी कैरेक्टर्स, सही बात। क्योंकि इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। ये हीरोइन है तो ये अच्छा है, ये विलेन है तो ये बुरा है। सब में हम, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड एज ये ह्यूमन भी है, बीइंग्स हम बिल्कुल। सबको जो है ना, हम सब में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। यानी जिंदगी तो, के किरदारों मुझे- से ही लेना, जिंदगी के जो किरदार है उन्हीं से बिल्कुल। किरदार है। तो जिंदगी के किरदारों में आप गलतियां करते हैं, आप शायद आपको पता नहीं होता, शायद आप जानबूझ के कुछ करें, शायद आप अच्छाई भी करते हैं। तो आपकी अपनी जो एक पर्सनालिटी होती है, और एक पर्सनल अक्कासी होती है, तो आई मीन दैट इज ऑल्सो वेरी ग्रे। सही बात। तो उनको ब्लैक एंड व्हाइट पे दिखाना कि बस बिल्कुल अच्छा है तो हमेशा से अच्छा है, वो शायद जो है ना, मैं अब देखता हूँ कि अगर उस तरह के कुछ स्क्रिप्ट्स आ रहे हो तो मैं अगर स्टोरी लाइन अच्छी हो तो वो मैं कर लेता हूँ। बट मैं मेनली जो मेरा फोकस होता है वो होता है कैरेक्टर्स पे, कि अगर कैरेक्टर अच्छा है और उसकी जो स्टोरी टेलिंग है और उस कैरेक्टर का जो आगे जर्नी है परफॉर्मेंस का वो मार्जिन अच्छी है है। ना। अच्छा अली, एक और बिल्कुल जी। जर्नी के बारे में बताएं। एक तला अंजुम का जो आजकल अभी इस वक्त, क्योंकि आप तो मुल्क से बाहर हैं, तो यहाँ तो काफ़ी टेंशन बनी हुई है, लोग बड़े अपसेट हैं फॉर व्हाट ही डिड इन नेपाल। किस बात पे? कॉन्सर्ट नेपाल में अच्छा। हुआ। हाँ जी, तला अंजुम हम सबके जी। बड़े पसंदीदा रैपर्स हैं, बिल्कुल और जी। यूथ के तो बहुत ही Amazing- आइकॉन है, amazing है singer. ना? अच्छा, अब He's an amazing वी singer. नो दैट, बड़ी अच्छी बात है, नेपाल गए परफॉर्म करने, बड़ी अच्छी जी। बात है। यहाँ तक तो सब जी, सही जी। जा रहा था। कॉन्सर्ट के बीच में उनके साथी जो हैं नेपाल का फ्लैग उठाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद तलहा ने भारत का जो है झंडा जो है लहराया, उठाया और उसको डिस्प्ले किया। और जो फैंस अच्छा। हैं जी, फैंस उस पर जी, बहुत जी। नाराज़ हैं कि जी बाइकआउट करो, बैन करो, इन्वेस्टिगेट करो, ही इज़ अनस्टेबल। आपको क्या लगता है कि ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके उस मुल्क के लिए जो कि आपका दुश्मन है और जो आपको सफ़ा हस्ती से मिटाना चाहता है, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, सबको जो है थ्रेट करते हैं, जाने लेते हैं, हमले करते हैं, हमारा पानी बंद कर दिया उन्होंने, और पता नहीं आगे क्या क्या करना चाहते हैं, उनका जी आप जो परचम है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये क्या किया और क्यों किया? अच्छा, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि मैं तो अभी तक, हम लोग ह्यूस्टन में रहे हैं, तो हमें जो क्रिकेट में हम लोग इतने मुब्तला रहे हैं कि हमें आइडिया नहीं है कि आगे क्या क्या हो रहा है। बट ऑफ कोर्स देखिए, कुछ अभी मुझे आइडिया भी नहीं है स्टोरी के क्या है, मैं No, कुछ but कह नहीं it- सकता। it- but I I'm guess telling you as it happened, like it sensitivity, happened. I think right now I think sensitivity ऐसी है हमारे दो मुल्कों में जी। कि you know, अगर I don't think I can make a comment to it, but yes I do say कि जो सेंसिटिविटी है दो मुल्कों में, आई थिंक उसको जरा रख दे उस पे। आई थिंक वी हैव टू थिंक अबाउट इट बिफोर वी डू एनी मेक एनी सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट। बस अली ये बताए कि शादी कब हो रही है आपकी, लो जी, ये कहाँ सब से- जानना चाहते कहाँ हैं। चले हाँ, गए बस हम ज़ुहैब? क्लोजिंग करनी है, हमने इजाजत देनी है। जाने का और और ह्यूस्टन में तो बहुत रिश्ते आ रहे होंगे। रिश्ते तो नहीं आए, मगर अगर आगे तो जरूर देख लेंगे, कुछ ना कुछ आया, बट नहीं रिश्ते नहीं आए। बट देख लें, शादी इंशाल्लाह जरूर इज ऑन द टेबल। आई डू वांट टू गेट मैरिड एंड होपफुली कोई अच्छी लड़की मिली तो जरूर। और अली, तुमने इतने सेलिब्रिटीज की डांसेस किए हैं शादियों पे, अब हम जो है ना आपकी शादी में डांस करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बस इनविटेशन लेटर का वेट करें, इंशाल्लाह जब आएगी तो फिर आप लोग से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग भी उधर हो। सही है, बिल्कुल इंशाल्लाह। डन हो गया। थैंक यू, सही है। थैंक यू ऑल अली, द आपने बेस्ट, वक्त और दिया। जीतने पे बहुत बहुत फिर मुबारकबाद। चले जी, फैसल लफात की टीम को हराया हाँ जी, कितनी है। बातें हो रही थी। हाँ, ऐसा ही है। वो तो पूछेंगे ना फैसल लफाए कि कैसा रहा, फिर कैसा दिया। जी जी, चले जी। अच्छा, क्लोजिंग करनी है। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।